समतांश। समतांश क्या होता है? तो समतांश आप लोगों को बता चुके हैं कि समता अंश वो अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं। ठीक है भाई, पूर्वाधिकार अंश नहीं है वो सभी अंश क्या कहलाते हैं? समता अंश कहलाते हैं। समता अंशों को हमेशा ध्यान में रखना, जब कंपनी को लाभ होगा तो पूर्वाधिकार अंशों को लाभ देने के पश्चात इनको लाभ में हिस्सा मिलता है। कंपनी का जब समापन होगा तो पूर्वाधिकार अंश का पूंजी वापसी करने के बाद इनको पूंजी की वापसी होती है। उसके बाद कंपनी के जो भी नियम इसको मताधिकार का अधिकार है। कंपनी के संबंध में जो भी निर्णय लेने का अधिकार है वो समतांशधारियों को है, क्योंकि ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो समता अंशों के कुछ प्रमुख लाभ भी हैं। तो सबसे पहला है स्थायी भार का ना होना। समता अंशों में स्थायी भार नहीं होता है। स्थायी भार का मतलब यह है कि भाई जैसे अगर हम अंश निर्गमन ना करके अगर बैंक से लोन ले ले तो बैंक से लोन लेंगे तो हर साल हमको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समता अंश की दशा में आपको हर साल एक निश्चित पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो लाभांश देते हैं। कई कंपनी तो ऐसे भी हैं जिनको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है लेकिन लाभांश नहीं देते हैं। लाभांश नहीं भी देने से उस कंपनी के अंशों का कीमत बढ़ता है। बढ़ने के कारण वो कंपनी के जो अंशधारी हैं वो प्रॉफिट अर्न कर ही लेते हैं। तो स्थायी भार का ना होना। दूसरा है पूंजी वापसी अनिवार्य ना होना। देखिए समता अंशों में क्या होता है कि भाई कंपनी अपने जीवन काल में इनको पूंजी वापसी नहीं करता है। ठीक है, समता अंशधारियों को पूंजी वापसी नहीं करता है। कंपनी के समापन होने पर ही इनकी पूंजी वापसी होती है। पूंजी प्राप्ति में सरल है। समता अंशों में क्या है? पूंजी प्राप्ति सरल है, क्योंकि सामान्य रूप से ये अंश छोटे छोटे इकाइयों के रूप में विभक्त होते हैं। इनका कीमत जो होता है कम अंश के रहते हैं, इस कारण आम जनता इसको आसानी से खरीद लेता है। तो ये पूंजी प्राप्ति करने में सरल है। लाभांश देना आवश्यक ना होना। ध्यान में रखना, इसमें लाभांश देना कोई आवश्यक है नहीं है। ठीक है, तो लाभांश देना आवश्यक नहीं है तो कंपनी पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं रहता है कि भाई हर हाल में इनको लाभांश देना है, ऐसा कोई बोझ ही नहीं रहता है। उसके बाद कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं। कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं, ठीक है, क्योंकि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और इन्हीं को कंपनी के जो भी आवश्यक निर्णय होंगे उसमें मताधिकार करने का अधिकार होता है। तो मताधिकार भी इन्हीं को प्राप्त होता है। लाभ और संपत्ति पर इनका पूर्ण अधिकार होता है। कंपनी का जो लाभ होगा और संपत्ति होगा उस पर इन अंशधारियों को पूर्ण अधिकार होता है। और ये सस्ता साधन है। ठीक है, पूंजी प्राप्त करने का ये सस्ता साधन है। इसमें अंश का निर्गमन करने पर बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये समता अंशधारकों के प्रमुख लाभ हो गए, इक्विटी शेयर के प्रमुख बेनिफिट हो गए। कुछ लॉसेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहला प्रबंधन संबंधी कठिनाइयां हैं। प्रबंधन संबंधी कठिनाइयों में क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी में अगर कोई किसी व्यक्ति विशेष के पास अगर बहुत ज्यादा अंश उसके पास आ जाए, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा स्टेक अगर उसने खरीद लिया है तो वो कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कठिनाइयां भी होती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के पास, जैसे कोई कंपनी है, उसमें से किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा शेयर उसने उस कंपनी का खरीद लिया तो उस कंपनी पर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मतलब वो अपने हिसाब से उस कंपनी के डिसीजन को चेंज करवा सकते हैं, निर्णयों को चेंज करवा सकते हैं। अपने हित को ध्यान में रखकर कई निर्णयों को चेंज करवा सकते हैं। वैधानिक औपचारिकताएं अधिक होती हैं। ठीक है, कई कानूनी औपचारिकताएं होती हैं वो समता अंशों में अधिक होती है। अति पूंजीकरण की भी संभावना होती है। क्या होता है कि भाई यहाँ पर पूंजीकरण, अति पूंजीकरण की भी समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या होता है कि भाई कई बार ये होता है कि कंपनी का लाभ लगातार कम होते जाता है। तो जब लाभ कम होते जाता है तो उस कंडीशन में अति पूंजीकरण की समस्या आती है, क्योंकि अंशों कंपनी बहुत सारा अंश इशू कर दिया है
और उस अंश इश्यू कर दिया लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो अति पूंजीकरण की समस्या से ग्रसित हो जाता है। लाभों की अनिश्चितता होती है, तो समता अंशों में क्या होता है, लाभों की अनिश्चितता रहती है, निश्चित लाभांश तो रहता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा एक लाभ में अनसर्टेनिटी रहती है कि भाई यहां पर लाभ अनिश्चित रहता है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। आजकल आप जो सुने होंगे शेयर मार्केट, ठीक है, जिसमें शेयर का कीमत ऐसा बढ़ते और घटते रहता है, फ्लक्चुएटेड होते रहता है, ठीक है, ऐसा कभी बढ़ेगा कभी घट जाएगा ना, ऐसा ये शेयर्स का कीमत रहता है। जैसे 100 रुपए का शेयर है, कुछ दिन के बाद 200 रुपया हो गया, फिर कुछ दिन के बाद 100 रुपया हो गया, फिर कभी वो 150 हो गया, कभी 80 रुपया हो गया, ऐसा करके शेयर्स की कीमत जो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर्स का ही कीमत घटते बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है कि भाई कई लोग सोचते हैं कि कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेच देंगे, ठीक है, ऐसा करके तो कई लोग सट्टेबाजी करते हैं। तो सट्टेबाजी करने से क्या होगा कि कई बार लोगों को प्रॉफिट हो जाता है लेकिन कई बार बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है। मंदी की दशा में हानिकारक होता है। देखिए मंदी की दशाओं में क्या होता है, इन शेयर्स का कीमत अचानक से घट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मंदी का समय रहेगा तो भाई कंपनियों का प्रॉफिट तो गिर जाता है, प्रॉफिट गिर जाने के कारण इनका शेयर्स का कीमत गिर जाता है। तो उस कंडीशन में अब शेयर्स की कीमत कम होने से अंशधारियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये उसकी कठिनाइयां हैं। साधारण अंश जिसको आप इक्विटी शेयर कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले है अंश की राशि। देखो सामान्य रूप से समता अंश में जो अंश की राशि रहती है वो छोटी रहती है, इसके अपेक्षा छोटी रहती है। सामान्य रूप से ये 10 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का, इस टाइप का एक अंश का कीमत होता है। तो सामान्य रूप से इसमें अंश की राशि जो होगी वो छोटी रहती है। पूर्वाधिकार में सामान्य रूप से अंश की जो राशि होती है वो बड़ी रहती है, 100 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। ये सामान्य रूप से समता अंशों से ये इसका जो कीमत होगा, एक अंश का जो कीमत होता है वो अधिक होता है। उसके बाद मताधिकार। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। देखिए कंपनी के वास्तविक स्वामी है, ठीक है, इस कारण इसको मताधिकार होता है, मत डालने का अधिकार होगा। मताधिकार प्राप्त होता है। इनको मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, इनको केवल उसी मुद्दे पर मत डालने का अधिकार है जहां पर इनके पूर्वाधिकार अंशों के हित की बात जहां पर रहेगी उसी मुद्दे पर ही इनको अपना मत देने का अधिकार है। लाभांश का जो दर होगा, तो देखिए लाभांश का जो दर होगा सामान्य रूप से इसमें लाभांश का दर जो होता है पूर्वाधिकार में निश्चित होता है। पूर्वाधिकार में लाभांश का दर क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे 7% है तो 7% प्रॉफिट हिस्सा इनको मिलेगा, ठीक है। 10% पूर्वाधिकार है तो प्रॉफिट में उसको 10% मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई कैपिटल है, जैसे पूर्वाधिकार अंश इशू किया है जैसे 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का 10% जो होगा वो उसको मिलेगा। लाभ होगा तो इनको लाभांश का दर जो होगा वो एक निश्चित रहता है, 1% में फिक्स रहता है, उतना उसको मिलेगा। समता अंशधारियों का लाभांश जो रहता है वो अनिश्चित रहता है। अनिश्चित रहता है मतलब इनको हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ तो लाभांश दिया जाएगा, अन्यथा कई बार कंपनियां क्या करती है, लाभांश समता अंशधारियों को नहीं देते हैं, उस पैसे को कंपनी रख लेते हैं ताकि भविष्य में कंपनी का ग्रोथ कर सके। लाभांश में प्राथमिकता की बात करते हैं, प्रायोरिटी किसको है, ठीक है। डिविडेंड में इन्हीं को प्रायोरिटी है जिसको भाई जिसका लाभांश का दर जो होगा, ठीक है, डिविडेंड का जो रेट है वो निश्चित है, उसको प्राथमिकता मिलेगी ना भाई, इसको प्राथमिकता मिलती है, ठीक है, प्रायोरिटी है इसको। इनको लाभांश में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलता, लाभांश हो रहा है तो दे देंगे, ठीक है। अगर संचालक मंडल अगर कोई वो कर दिया, लाभांश घोषित कर दिया तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अंश पूंजी की वापसी,
देखो सामान्य रूप से अंश पूंजी की वापसी, तो कंपनी के जब जीवन समापन होता है तो अंश पूंजी की वापसी का अधिकार पूर्वाधिकार को पहले होता है। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को अंश पूंजी की वापसी का अधिकार समता अंशधारियों के पहले होता है, और समता अंशधारियों को अंश पूंजी की वापसी का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद कोई कैपिटल बच गया उस पर इनको वापसी किया जाता है। पूर्वाधिकार जो होता है वो सामान्य रूप से एक निश्चित समय के बाद उन अंशों को भुगतान भी हो जाता है। समता अंशधारियों का अंशों का भुगतान नहीं होता है। जोखिम है, समता अंशों पर क्या होता है, जोखिम सबसे ज्यादा होता है, रिस्क होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है, जोखिम ज्यादा है। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट भी ज्यादा होगा इनका। यहां पर रिस्क नहीं होता है, यहां पर एक निश्चित रहता है, लाभांश का जो परसेंट रहेगा फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे 8% है तो 8% लाभांश उसको मिलेगा, तो वो फिक्स है। तो यहां पर रिस्क है किसको, समता अंशधारियों को। पूर्वाधिकार अंश में जो जोखिम होगा वो कम होता है। ठीक है, अब जोखिम कम होगा तो जाहिर सी बात है ये जहां पर ज्यादा जोखिम होगा वहां पर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो इस कारण यहां पर ये रिस्क है, तो वो अभी बीच में आप लोग सुने भी होंगे, रिस्क है तो इश्क है करके। ठीक है, तो भाई जहां पर ज्यादा रिस्क है वहां पर ज्यादा इश्क है, क्योंकि इसी शेयर्स का कीमत बढ़ता है। ठीक है, इस कारण यहां पर रिस्क है, इस कारण लोग इसी शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, समता अंशों को खरीदना चाहते हैं। पूर्वाधिकार अंशों को केवल वही व्यक्ति खरीदना चाहते हैं जिनको एक निश्चित लाभांश चाहिए, हर साल निश्चित प्रॉफिट चाहिए, वो लोग इसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम है ना। मूल्यों में परिवर्तन, अब देखो मूल्य में परिवर्तन, तो यहां पर मूल्य अप डाउन होते रहता है। शेयर मार्केट में जो शेयर का मूल्य बढ़ता है घटता है वो इसी का है, समता अंशधारियों का ही ज्यादा मूल्य परिवर्तित होता है, क्योंकि रिस्क है ना भाई। अगर कंपनी का कोई प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी का किसी साल प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो इन शेयरों की पिटाई होती है, इसका कीमत घट जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जहां पर ज्यादा रिस्क होगा उसके मूल्यों में ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, उसके मूल्य ज्यादा परिवर्तनशील होंगे। यहां पर परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये दोनों में